हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सिस मिड कैप फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं और मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में दिखाऊंगा और मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कितना टर्म तक करना चाहिए और आपको कितने अमाउंट तक करना चाहिए। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं इस वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एक्सिस मिड कैप फंड, इसका जो लॉन्च ऑन डेट है वो 1 जनवरी 2013 है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर फंड है वो 11.4 इयर्स इसको हो चुके हैं, मतलब 11.4 इयर्स पुराना फंड है। और अगर इसका कैटेगरी रिटर्न देखें तो 11.4 इयर्स में 19.41% तक का कैटेगरी रिटर्न है, लेकिन इस पर्टिकुलर फंड में रिटर्न जो है 11.4 इयर्स में 20.49% तक का रिटर्न है। मतलब आप देख पा रहे हैं इसने अपने कैटेगरी को 1% तक से बीट कर रखा है, तो ये बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न भी दे रखा है। तो 2.49% एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है और मैसिव रिटर्न है अगर आप देखें मिड कैप कैटेगरी में। तो मान लीजिए आपने रुपीज 1000 रुपीज 10 साल तक कंटिन्यूअसली किया होता हर महीने, तो आपके जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1,20,000 रुपीज डिपॉजिट होता है और 1,20,000 रुपीज आपके कन्वर्ट हो जाता है 4.09 लाख रुपीज में। मतलब आपका जो पैसा है वो लगभग 4 गुना हो गया होता है। अगर मान लीजिए आपने वो 1000 रुपीज 10 साल तक हर महीने कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट किया होता, तो आपका जो अमाउंट है वो 1,20,000 रुपीज हो गया था और आपको 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट होके 1,98,000 रुपीज हो गया होता। अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आप देख पा रहे कि वो जो पैसा है लगभग डबल हो गया था। डबल नहीं होता, डबल से भी कम है, बहुत 40,000 के करीब करीब कम है, लेकिन लगभग डबल हो गया होता। तो अगर मान लीजिए आपने रुपीज 1000 SIP किया होता है फिक्स डिपॉजिट में, तो फिक्स डिपॉजिट में 1,20,000 रुपीज तक डिपॉजिट हुआ था 10 साल में, और आपका वो 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट होकर 1,74,000 रुपीज बन गया होता। तो देख पा रहे हो कि जो इन्वेस्टमेंट की ताकत, आप देख पा रहे हैं डिफरेंस। तो जो इस पर्टिकुलर फंड में जो इन्वेस्टमेंट जिसने किया है वो रिस्क तो ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रिटर्न भी आपको देखने को मिल रहा है। अब रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो देखिए यहाँ पे रिटर्न जो है वो एवरेज माना जा सकता है कि मतलब हाँ ठीक ठाक सा रिटर्न है। अगर आप मिड कैप कैटेगरी में देखें तो 20% तक का रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो आपको मिड कैप कैटेगरी में ठीक ठाक रिटर्न इन्होंने दे रखा है और इसने कैटेगरी को भी बीट कर रखा है। तो कैटेगरी को डेफिनेटली बीट कर रखा है, तो इसको भले ही मार्जिन कम है लेकिन फिर भी इसने बीट कर रखा है, तो इसको आप ठीक ठाक सा रिटर्न मान सकते हैं। अब रिस्क की बात करें तो देखिए यहाँ पे रिस्क थोड़ा लो लेके चल रहा है। ये पर्टिकुलर फंड जो एक्सिस मिड कैप, मैं आपको बता रहा हूँ एक्सिस के जितने भी फंड है मैंने जितने भी फंडामेंटल एनालिसिस कर रखा है, आप देख पा रहे होंगे पुराने वीडियोस में भी। जो लार्ज कैप फंड है, एक्सिस का ब्लू चिप फंड है या फिर मिड कैप फंड है या फिर स्मॉल कैप फंड है, इनके जो मैनेजर्स है ये बेसिकली थोड़ा सेफ चलने की कोशिश करते हैं, आपको रिटर्न भी थोड़ा एक्स्ट्रा जनरेट करने की कोशिश करते हैं और बहुत ही लो रिस्क लेके। तो यहाँ पे जो है रिस्क अगर आप देखें, मतलब अगर मैंने यहाँ पे लो रिस्क अगर दिख रखा है तो आप सोच रहे हैं कि यार इसमें तो रिस्क लो है और मिड कैप कैटेगरी में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मेरे को रिटर्न बहुत अच्छा खासा मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे लो रिस्क लूंगा। देखिए ये जो लो रिस्क है ये एज कम्पेयर टू अदर मिड कैप कैटेगरीज में है, मतलब अदर मिड कैप फंड है। तो अगर मिड कैप फंड में अगर उनके कंपैरिजन में देखें तो सबसे लो इसी में ही मतलब अगर आप देखें रिस्क है और रिटर्न भी उसके हिसाब से अच्छा खासा दे रखा है। तो ये चीज आप कंसिडर करिए, इनमें वॉलेटिलिटी आपको थोड़ा कम दिखेगी एज कम्पेयर टू अदर मिड कैप मतलब जो फंड्स है। अब इसमें अगर मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इनमें जो मिनिमम SIP है वो 100 रुपए से आप कर सकते हैं, मतलब 100, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, 100 रुपए से SIP कर सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट मतलब लमसम करना चाहते हैं तो वो भी 100 रुपए से आप लमसम कर सकते हैं। अब इसमें लॉक इन पीरियड की बात करें तो लॉक इन पीरियड कुछ नहीं है, आप कभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी आप इससे एग्जिट ले सकते हैं। और AUM की बात करें तो AUM साइज जो है एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो वो है 26,637 करोड़ रुपीस, जो कि बहुत ही अच्छा खासा AUM है। देखिए मैंने हर एक वीडियो में आपको बता रखा है अगर AUM साइज कम होगा तो इसमें क्या होता है कि फंड पे भरोसा थोड़ा कम आ जाता है, वेल एस्टेब्लिश फंड नहीं होता, थोड़ा आपको डरते हैं कि यार लोग ज्यादातर इन्वेस्टेड नहीं है इस पर्टिकुलर फंड में। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 26,637 करोड़, तो ठीक ठाक सा है, क्योंकि आपको मैंने बताया अगर इससे ज्यादा फंड मतलब AUM साइज जैसे 47,000 करोड़ रुपीज इसमें क्या नाम है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टेड है, तो वो क्या थोड़ा ज्यादा अमाउंट हो जाता है, तो फंड मैनेजर को तो दिक्कत हो जाती है। आप बीच में देखते होंगे कि यार उसमें ना वन टाइम इन्वेस्टमेंट बंद करवा देते हैं, बोलते हैं कि यार SIP करते रहो और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट बंद करो, तो उनका जो मैनेजमेंट में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो अगर फंड मैनेजर मैनेज कर लेता है तो कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है AUM का, लेकिन फिर भी मेरा जो सजेशन रहता है ज्यादातर 10,000 करोड़ रुपीज से लेकर 30,000 करोड़ रुपीज का एक पर्टिकुलर एक नॉर्मल मतलब जो कहते हैं कि एकदम बढ़िया सा ये AUM साइज माना जाता है। लेकिन कम इससे कम होगा तो थोड़ा सा दिक्कत रहती है, थोड़ा डर रहता है कि यार वेल एस्टेब्लिश फंड नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर कम है तो चल जाता है। लेकिन ज्यादा अगर कम है मतलब मान लीजिए 200 करोड़ है, 250 करोड़ है और आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत उसमें दिक्कत रहता है। अब एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो 0.52% है। मतलब आप देखिए आप जो ये एक्सपेंस रेशियो बेसिकली होता क्या है कि आप
अपने फंड मैनेजरों को फीस देते हैं। देखिए दिमाग तो वो लगा रहे हैं, आप तो दिमाग लगा नहीं रहे हैं, तो वो जब दिमाग लगा रहे हैं तो उनको फीस देना बनता है। तो 0.52% ये बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको बता रहा हूँ हर एक फंड में मैंने आपको बता रखा है कि 1% से नीचे एक्सपेंस रेशियो आप कंसिडर करिए, क्योंकि 1% भी बहुत ज्यादा होता है। लंबे रन में आपको ये लाखों का डिफरेंस बन जाएगा वो 1%। तो 0.52% भी आपका डिफरेंस बहुत ज्यादा बन जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि 1% से नीचे है। 1% नीचे है तो ठीक ठाक उसको एक्सपेंस रेशियो माना जाता है। अब टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो टैक्स इन्फॉर्मेशन में देखें तो सबसे पहली बात है कि अगर मान लीजिए आपने एक साल पहले यूनिट सेल कर दिया, अपने प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट मार लिया, तो आपको अपने प्रॉफिट पे 15% तक का टैक्स देना पड़ेगा अगर आप इंडियन टैक्स रेजिम में आते हैं। अगर मान लीजिए आपने एक साल तक होल्ड कर लिया और एक साल से के बाद ही अपने प्रॉफिट बुकिंग करके सेल करा, तो आपको अपने प्रॉफिट पे 10% तक का टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप इंडियन टैक्स रेजिम में आते हैं और मान लीजिए आपने एक साल पहले सेल कर दिया अपने जो क्या नाम है फंड जो यूनिट्स है, तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और मान लीजिए आपने एक साल के बाद सेल करा तो आपको कोई एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। मार्केट कैपिटल की बात करें तो देखिए यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी में इन्होंने 68.92% तक का इनका कैपिटल है। देखिए यहाँ पे इसलिए रिस्क लो हो जाता है, मैंने यहाँ पे आपको रिस्क लो रखा है। बाकी जो मिड कैप में आप क्या कर रखा है, जो स्मॉल कैप का एलोकेशन ज्यादा हो रखा है, मतलब स्मॉल कैप का कैपिटल। लेकिन यहाँ पे लार्ज कैप का कैपिटल बहुत ज्यादा है। अब देख पा रहे 22.46% तक का इनका कैपिटल है, और स्मॉल कैप का इनका 3.8% तक का कैपिटल है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो रिस्क लेके चल रहे हैं ये 70, आप अप्रोक्स मान सकते हैं 71 या 72% तक का रिस्क है। और बाकी आप लास्ट में डेप्ट एंड अदर्स भी 4.8%, मतलब ये भी कोई रिस्क नहीं है। लार्ज कैप भी बहुत कम रिस्क है, तो मिड कैप भी मीडियम रिस्क है, और ये बहुत ज्यादा रिस्क है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो बाकी दूसरे जो मिड कैप फंड है वो क्या करते हैं, जो मिड कैप का जो एलोकेशन है उनका होता है 70-75%, और बाकी जो स्मॉल कैप का होता है 10-15%। तो 80 से 85% वो रिस्क लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है इन्होंने 70% ही रिस्क लिया है और 30% तक इन्होंने सेफ चलने की कोशिश करी है। सेफ कैसे, लार्ज कैप में 22.46% तक का एलोकेशन है, मतलब कैपिटल है, और बाकी डेब्ट एंड अदर्स में 4.8%, मतलब मान सकते हैं करीब करीब 30% तक का इन्होंने सेफ चलने की कोशिश करी है। तो इसीलिए ये इसका जो रिस्क है लो है एज कंपेयर टू अदर मिड कैप फंड्स, और रिटर्न भी आपको अच्छा खासा दिए दे रखा है। अब सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे कंज्यूमर साइक्लिकल में इन्होंने सबसे ज्यादा इनका एलोकेशन हो रखा है, वो 25.1% तक का एलोकेशन है। सेकंड पे आता है इंडस्ट्रियल जिसमें 23.86% तक का एलोकेशन है। थर्ड पे आता है फाइनेंशियल सर्विस जिसमें 15.11% तक का एलोकेशन है। फोर्थ में आता है बेसिक मटेरियल जिसमें 10.13% तक का एलोकेशन है। फिफ्थ में आता है हेल्थ केयर जिसमें 9.57% तक एलोकेशन है। सेवंथ में आता है टेक्नोलॉजी जिसमें 5.15% तक एलोकेशन है। उसके बाद आता है आपका रियल एस्टेट जिसमें 4.01% तक एलोकेशन है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन सर्विसेज जिसमें 2.13% तक एलोकेशन है। सेकंड लास्ट में आता है कंज्यूमर डिफेंस जिसमें 1.5% तक एलोकेशन है, और लास्ट में आता है एनर्जी जिसमें 0.54% तक का एलोकेशन है। तो आप देख पा रहे हैं कि इनका जो एक पर्टिकुलर जो चार सेक्टर है वो है आपका कंज्यूमर साइक्लिकल, इंडस्ट्रियल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और बेसिक मटेरियल, और आप हेल्थ केयर भी मान सकते हैं। पांच सेक्टर, ये पांच सेक्टर अगर बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन के मामले में ठीक ठाक है, आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही अच्छा खासा है। और अगर फंड मैनेजर की बात करें तो श्रेयांश, तीन फंड मैनेजर है। एक श्रेयांश देवलकर है जिनके पास 7.44 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस माना जा सकता है। सेकंड पे आता है नितिन अरोरा जो इनका एक्सपीरियंस है 0.74 ईयर्स, और थर्ड पे आता है कृष्णा एन जिनका एक्सपीरियंस है 0.17 ईयर्स। तो इनके जो दो फंड मैनेजर है इनके एक्सपीरियंस थोड़े कम है। बाकी जो श्रेयांश देवलकर है इनके बेसिकली एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, तो ये बेसिकली फंड को बहुत ज्यादा मैनेज करने में फोकस करते होंगे। अब रेटिंग की बात करें तो इसको 4/5 भी कंसिडर कर सकते हैं। इसका जो रिटर्न है वो मुझे बहुत ही अच्छा खासा लगा है, क्योंकि इन्होंने रिस्क को भी एडजस्ट कर रखा है। देखिए इनका जो लार्ज कैप है उस पे 22.46% तक का इनके कैपिटल है, तो आप देख पा रहे हैं, और डेप्थ में 4.8, मतलब आप मान सकते हैं 30% तक का कम से कम इन्होंने रिस्क नहीं लिया है। और मतलब बहुत ही कम रिस्क लिया है। बहुत लार्ज कैप तो आप जानते हो कि बड़ी कंपनीज है, तो मुझे ये थोड़ा ठीक लगा। तो ओवरऑल बताए देखिए अच्छी खासी ये भी है कि मिनिमम एसआईपी आप 100 रुपए से कर सकते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए से कर सकते हैं। देखिए आजकल तो स्टूडेंट भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनको उनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता, वो 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बाकी सारे फंड में आप देखेंगे तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए, 1,000 रुपीज, तो ये थोड़ा दिक्कत आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आप अगर एसआईपी नहीं करना चाहते, कभी भी अपनी मर्जी से 100 रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपेंस रेशियो भी बढ़िया है, ईएम साइज भी बढ़िया है। तो मैं देखा जाए तो ये एक ओवरऑल एक बढ़िया फंड लगा है मुझे। रिटर्न भी बहुत ही अच्छा खासा है। तो इनके पास्ट 11.4 ईयर्स में
जो 20.49%। अब कंक्लूजन में बताऊं तो देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये एक अच्छा खासा फंड है और मैं आपको बता रहा हूँ ये टॉप 5 में आता है ये फंड, और बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है इसने दे रखा है लास्ट 11.4 इयर्स में। लेकिन हाँ, इसमें रिस्क बनता है मीडियम, भले ही इन्होंने थोड़ा रिस्क कम लेके चले हैं मिड कैप कैटेगरी में, लेकिन फिर भी इसमें रिस्क बनता है क्योंकि इन्होंने मिड कैप मिड कैप में सबसे ज्यादा एलोकेशन है। तो अगर मिड कैप का कैपिटल सबसे ज्यादा है तो रिस्क बनेगा, तो आप ये मत सोचिए कि रिस्क नहीं रहेगा। अगर आपके पास टाइम फ्रेम 7 से 10 साल है तो आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रहे कि अगर बीच में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आता या फिर कोई पैंडेमिक नहीं आता या वॉर लाइक सिचुएशन नहीं आता, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे मिलने के चांसेस रहते हैं। रेंज इसका जो रहेगा रिटर्न का वो है 17% से लेकर 24%, इसी के बीच में आपको रिटर्न मिलेगा कंटिन्यूसली, मतलब कंपाउंडेड फॉर्म में हर एक साल। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप खुद रिसर्च करिएगा और आप खुद अ, जब इन्वेस्टमेंट करें सारा डाइवर्सिफाई करके करिएगा। ये नहीं कि आपने सारा पैसा इसी पे ही लगा दिया इसी फंड में, प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई देख के ही आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। सेकंड, आप ओवरलैपिंग भी चेक करिएगा, मतलब ये नहीं कि आपने ये मिड कैप आपने एक्सिस मिड कैप में लगा दिया और मोतीलाल ओसवाल में मिड कैप में लगा दिया। अब ये आपने देखा नहीं यार दोनों में ओवरलैप हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्योंकि ये ओवरलैप होने के जो प्रॉब्लम होती है, आपने दोनों में पैसा लगाया तो आपका दोनों में पैसा बढ़ेगा, दोनों में पैसा डूबेगा, तो डाइवर्सिफिकेशन का कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये चीज भी आप कंसिडर करिएगा और लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा वेट करिएगा, 7 साल 10 साल, तो तब आपको ये डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिटर्न दे देगा। लेकिन हाँ, ये भी डिपेंड करता है क्योंकि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, ये भी जान लीजिए। ये नहीं कि आपने 7 साल से 10 साल तक वेट करो और 7वें या 10वें साल में अचानक से वॉर आ गया या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया और आपके वहां से 30 से 40% मार्केट डाउन हो गया, तो ये कोई नहीं कह सकता। अगर वो चीज नहीं होती तो डेफिनेटली आपको ये इतना खासा रिटर्न ऐसा रिटर्न देने के चांसेस रहते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।